हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। ये हमारी खास सीरीज है जिसमें हम आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए क्वांट के लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद इसी सीरीज में आपको रीजनिंग के और फिर इंग्लिश के लेक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो सुबह 7 बजे ऑल्टरनेटली डेज पे आपको ये सीरीज मिल रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को फॉलो करिए। अगर आपको आपका आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए का पेपर है तो यकीनन आपको इस सीरीज से बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हमारा क्वांट का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, परसेंटेज और रेशियो। इसी सीरीज के अंतर्गत इससे पहले दो लेक्चर आ चुके हैं जिसमें पहला टॉपिक हमने नंबर सीरीज और दूसरा टॉपिक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया था। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के आप वो दोनों लेक्चर भी देख लीजिएगा प्लीज़। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। आपको एग्जाम लेवल के जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे रिवीजन के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस होते हैं। इसके अलावा एक आपको क्लियर कट ऐसा एक वो बोलते हैं ना कि एक टाइप से प्लान मिल जाता है कि इन्हीं चीज़ों पे काम करके आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो परसेंटेज और रेशियो होंगे। परसेंटेज और रेशियो से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, कोई ये बैंक का या एसएससी का पेपर नहीं है कि बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप होगी, चाहे वो मिक्सचर से रिलेटेड है, चाहे वो डायग्राम से रिलेटेड है, या सबसे ज़्यादा सवाल इनसे जो बनते हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन पे बनते हैं। लेकिन उसके लिए आपका बेसिक पार्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर डीआई पे और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और एंड में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज और रेशियो में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्या कह दिया है कि परसेंटेज और रेशियो में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 10%, तो ये परसेंटेज है। और अगर इसी परसेंटेज से मैं परसेंटेज को रिमूव कर देता हूँ तो ये बन गया 1/10, तो ये बन गया रेशियो। ठीक है, यानी परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो तो वही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेशियो में कन्वर्ट हो जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रेशियो पे 50 बातें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि रेशियो कैसे बनेगा, ये वो थोड़ा बेसिक पता हो, काम चल जाएगा। कोई डायरेक्ट बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है और जो आते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ज़रूर। ठीक है, बात समझ पाए सारे। चलो, तो सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, यानी कि आपको कंपेयर करना है किसी भी डाटा को आउट ऑफ 100, तो आपके लिए परसेंटेज यूजफुल है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि एक लड़का है रवि, उसका जो स्कोर है वो टोटल 500 मार्क्स में से अगर 400 मार्क्स स्कोर करता है तो बताइए उसका परसेंटेज मार्क्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा एक फ्रैक्शन की डेफिनेशन ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, अब वो फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए a/b कोई भी फ्रैक्शन है आपका, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आती है वो हमेशा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, 100%, ये वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इम्पैक्ट क्या है कि उसने 400 स्कोर किया है, किस में से, टोटल कितना था 500, तो आपके पास एक फ्रैक्शन बन चुका है। और अगर फ्रैक्शन बन गया तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 20 से 20 कैंसिल होगा, तो आप बोल सकते हैं कि उसका जो स्कोर है वो 80% रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली जब भी आपको कन्वर्ट करना हो कोई भी डाटा परसेंटेज में, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, पहले एक फ्रैक्शन, उसके बाद फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि 4 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। ठीक है, तो 4 घंटे पूछा है, किस में से, पूरे दिन में से, तो एक फ्रैक्शन बन गया। आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतनी सी कहानी है। यानी 100 से कंपेयर आपको करना है और जैसे ही परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हो तो वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखिए। लेकिन काम की बातें क्या है, जो एग्जाम में स्कोर दिलाएगी, जो पेपर क्लियर करवाएगी, उन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे तो परसेंटेज और रेशियो कोई मुझे कहे कि आपको पढ़ाना है तो मैं 15 घंटे लेता हूँ पढ़ाने में, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग बना दूंगा आपकी जो पेपर के लिए रेलिवेंट है। हमारा काम यहाँ पे आरबीआई और नाबार्ड का पेपर निकालना है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं वो कहानी क्या है। तो सबसे पहला कंसेप्ट परसेंटेज में ये है कि आपको जब भी परसेंटेज को कैलकुलेट करना हो, हम बहुत सारा टाइम ले लेते हैं क्योंकि आपसे सवाल तो डायरेक्ट डीआई पे ज़्यादा पूछता है। ठीक है,
तो डीआई में ही ज़्यादा यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जैसे मुझसे किसी ने कहा कि 45% ऑफ 1650 कैलकुलेट करिए, तो मैं एक ही काम करता हूं कि परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 से 0, 5 से गया 9, 5 से गया 2, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, फिर वैल्यू निकालूंगा। इतनी देर में तो बहुत चीज़ें निकल जानी है। वहाँ जो घड़ी चल रही है ना, वो आपका इंतजार नहीं कर रही है, 25 मिनट कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये ध्यान रखो कि आपको स्पीड पे काम करना है, और स्पीड के लिए बहुत कोई तोड़ू फोड़ू नहीं, लेकिन एक एवरेज स्पीड होनी जरूरी है। तो वो कैसे बनेगी परसेंटेज में, यही पहला कंसेप्ट है। जब भी आपको किसी भी वैल्यू को जो मर्जी लिखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ यही कैलकुलेट करना है, जितना मर्जी क्वेश्चन कैलकुलेट करना हो, आपको ये 6 वैल्यू ध्यान में रखनी है। किसी भी कोई भी, जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है 1600, अगर मुझे इसका 100% लेना है तो इसका 100% 1600 ही होगा। अगर मुझे इसका 50% लेना है तो मैं जस्ट इसका हाफ कर दूंगा, और अगर मुझे इसका 25% लेना है तो मैं फर्दर उसका हाफ कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं फर्दर उसका हाफ कर दूंगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, अगर मुझे इसका 10% लेना है तो राइट से मैं एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, तो इसका 160 बन गया। अगर मुझे 5% लेना है तो मैं 10% का हाफ कर दूंगा, या मैं 50% लेके उसका फिर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मुझे 1% लेना है तो मैं राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, आपको ये 6 वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी आ गई तो परसेंटेज आपके लिए इजी हो जाना है। जैसे मुझे इसी 1600 की बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैंने कहा कि यही 45% निकालिए, 49% निकालिए, 63% निकालिए, 78% निकालिए, 92% निकालिए, 133% निकालिए, कुछ भी निकालना है। आप इस 45% को इन 6 वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, यानी आप इसको लिख सकते हो कि ये 50% माइनस 5% है। तो इसका 50% कैलकुलेट करना इजी है, 800 होगा। अब इसका 10% होगा 160, तो 5% 80 होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 720। जैसे इसको 49% कैलकुलेट करना है तो आप 50% माइनस 1% कैलकुलेट करिए, तो इसका 50% होगा 800, 1% होगा 16, तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 784। ओरली कैलकुलेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर आप बहुत टाइम लगा के करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दो बेसिक चीज़ों पे। ठीक है, अब 63% है तो आप इसे 60% प्लस 3% लिख लो। ठीक है, 60% को भी फर्दर ब्रेक कर लो, 50 प्लस 10। अब इसका 50% 800 होगा, 10% 160 होगा, 1% 16, तो 3% 48। तो आप इसको भी इजीली, ये 200 तो 1008 हो गया भाई, कैलकुलेट कर पाओगे। 78% को आप ब्रेक कर सकते हो कि ये 80% माइनस 2% है। 80% का मतलब ये 8 टाइम ऑफ 10% है, या माइनस 2 टाइम ऑफ 1% है, आप इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 92% है तो आप इसे 90% प्लस 2% ले लीजिए, या आप इसी को 100% माइनस 8% ले लीजिए। हमारा काम चीज़ों को आसान बनाना है, जैसे मर्जी बनती हो आप उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करें, मुश्किल ना बनाएं। ठीक है, 133% है तो इसको लिख लो 100% प्लस 25% प्लस 8%, या आप इसको लिख लो 100% प्लस 30% प्लस 3%, या आप इसको ऐसे कर लो 100% प्लस 50% माइनस 10% माइनस 7%, जैसा आपका मन करे। लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका यही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप ओरली कैलकुलेट कर पाओगे, और अगर आप ओरली कैलकुलेट कर पा रहे हो तो वही चीज़ आपके लिए शानदार है, अदरवाइज आपको हमेशा दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा आपको बेसिक परसेंटेज में ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि A% ऑफ B इज इक्वल टू होता है B% ऑफ A। ठीक है, कई बार ऐसा होगा, मुझसे पूछ लिया कि 80% ऑफ, जैसे 80% ऑफ 95। ठीक है, या आप इसी को उल्टा लिख लो 95% ऑफ 80, तो दोनों का मतलब सेम है। अब ये कैलकुलेट करना और ज़्यादा आसान है, 100% माइनस 5%, यानी 80 और 5% मतलब 4, तो यानी आंसर हो गया 76। तो चीज़ों पे काम तभी कर पाओगे जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना। मेरी बात को समझ रहे हो? तो इन चीज़ों पे आपको काम करना है, और यहाँ मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ। सुबह 7 बजे अगर आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ तो यकीनन जो भी बच्चा एफर्ट डालेगा उसके लिए यहाँ पे बहुत कुछ फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा तुम्हारे दिमाग में चीज़ें ये वो, मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, आपको उसे फॉलो करना है।
ठीक है। चलिए, और चाहे मुश्किल वैल्यू, आप ये मत सोचिए कि सर आपने तो आसान आसान बता दी, आप ऐसे कैलकुलेट करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको 1680 का 58%। तो इसमें कौन सी दुविधा है भाई, इसमें भी आप क्यों चक्कर में पड़े हो? आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 50% प्लस 10% माइनस 2%, तो 60 माइनस 2 बन गया। 50% मतलब इसका आधा, तो 1600 का आधा 800, तो 840। 10% होगा 168, अब 1% होगा 16.8, तो 2% क्या होगा, डबल, 16 का डबल 32.8 का 1.6, तो 33.6। अब सब्ट्रैक्ट करना कौन सा मुश्किल है, 40 में से 33 गया, कितना बचेगा, 7। 7 में से 0.6 गया, 6.4, तो 6.4 अगर इसमें ऐड कर दूं तो 174, ठीक है, 0.4, तो यानी कि 974.4 बन गया। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगा, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को आसान बना सकते हो, चाहे जितनी मर्जी कैलकुलेशन हो, लेकिन बार बार आपको इन पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट 98% ऑफ 1650। तो क्या दिक्कत है भाई, 100% माइनस 2%, ठीक है। तो 100% होगा 1650, 1% इज 16.5, डबल करोगे 33, तो आंसर आ गया 1617, हो गया कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट करना है 87.5% ऑफ 1600। तो क्या दिक्कत है, आप इसे लिख लो ना, ये 100% माइनस 10% माइनस 2.5%, ठीक है। 100% कितना 1600, 10% कितना 160, 2.5 इसी का 1/4 होता है, इसका 1/4 40, तो ये कितना बच गया 1400। ये लो, हो गया कैलकुलेट। लेकिन बार बार कुछ भी आप रैंडमली क्या करना है आपको, अभी इस लेक्चर के बाद 10 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 10 मिनट्स, अगर मैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं इसी टाइप के, आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो दो, नहीं, जो आपका मन करे लिख लो। आपका मन करे लिख लो 97% ऑफ 1600, 82% ऑफ 1850, जो मर्जी लिखो आप अपने तरीके से, और उसे कैलकुलेट कर लो। तो कम से कम एटलीस्ट 10 वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी ही है इस लेक्चर के बाद, और हो सके तो 10 वैल्यू कल कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास तो परसों को होगी हमारी, तो 2 दिन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज 10 वैल्यू और कल 10 वैल्यू, कम से कम प्रैक्टिस करो इसी तरीके से, ठीक है। तो आपकी कमांड बनेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि देख लिया है सर बाद में कर लेंगे, नहीं होगा, लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है, क्योंकि आपको परीक्षा में ये सोल्व करनी है और आप घर पे सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ कैसे सोल्व कर लोगे। तो इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। ये बेसिक फ्रैक्शन है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी क्या है कि याद करें सर, इनको नहीं याद नहीं करना है। याद करने से कहाँ होता है मैथ, मैथ याद करने से नहीं होगा, मैथ तो बार बार प्रैक्टिस करनी है, बट प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको कुछ आना तो चाहिए ना, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है पहले, फिर प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक फ्रैक्शन होता है, एक कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है, और परसेंटेज में वही वैल्यू 100% होती है। तो यानी कि मैं क्या करूँगा, ये दोनों इक्वल है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, बोथ साइड बाय सेम नंबर। तो अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करता चलूंगा तो हो सकता है कि आपको नीचे वाली कुछ वैल्यू दिख भी ना रही हो। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एडुटैप, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ वहीं आती है, तो वहाँ से डाउनलोड, वहाँ पे से जाके ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 100% है, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड किया तो ये 1/2 बन गया, ये बन गया 50%। यहाँ से डिवाइड किया ये 1/3, ये 33 1/3, तो ये 33.33%। ये 1/4, ये 25%, ये 1/5, ये 20%, ये 1/6, ये 16 2/3 या 16.66। मेरे साथ मिलके दोहराओ, घर पे आवाज़ आनी चाहिए आपकी कि हाँ लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, ठीक है। अब मिलके दोहराइए। आप सोच रहे होगे सर ये क्या पागलपन है, अरे सेलेक्ट होने के लिए पागलपन की ज़रूरत होती है। जो लोग ये नहीं देखते ना इसका क्या इम्पैक्ट होगा, भाई मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने माँ बाप को जॉब की खुशी दिलवानी है, तो वो नहीं देखते हैं। जो दुनिया से हटके करेगा वही सफल होगा, ठीक है। तो सरमाया मत करो इन सब चीज़ों में, पढ़ रहे हो, कोई रील थोड़ा देख रहे हो, ठीक है। तो 1/7 14 2/7 14.28%, 1/8 12 1/2 12.5%, 1/9 11.11 1/9 या 11.11%, 1/10 10%,
1/11 9, 1/11 या 9.09, 1/12 8, 1/3 या 8.33, इतना तो ज़रूर कर लो। बाकी यहाँ से ये ध्यान रख लो, यहाँ से ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो। बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इनको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको ध्यान रखने का मतलब है कि एक एक पेपर पे लिख के इनको अपनी जो स्टडी टेबल है वहाँ रख लो, बार बार देख देख के यूज करो, ठीक है। याद नहीं कि ऐसे चल याद करने बैठ जाता हूँ, 2 4 5 दिन में तो याद हो ही जाएगा। तो उसका क्या फ़ायदा अगर 2 4 5 दिन में इसी पे 5 दिन लगाने पड़ गए। पेपर तो ये आ गया 8 सितंबर, तो अभी आ गई। नाबार्ड का भी बहुत दूर नहीं है, ठीक है भाई। तो फिर कब तक ये सब चलेगा? आपको तो 10 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं अभी, तो इतना नहीं, सिर्फ लिमिटेड सा पढ़ना है, उसी से निकल जाएगी। नाबार्ड में नॉन मेरिट सेक्शन में आता है तो बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, और आरबीआई में भी लिमिटेड पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। कटो वटो बहुत आराम से निकल जाती है, बट उसी लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्हीं से दूसरे फ्रैक्शन बनते हैं, दूसरे फ्रैक्शन भी इन्हीं से बनते हैं। आप सोच रहे होगे क्या यूज है, जैसे हमने यही लिखा था कि 87.5% ऑफ 1600 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ना कि 100% माइनस 12.5%। अब आप जानते हैं 100% तो 1600 है, और ये जो 12.5 है ये यहाँ पे देखो ना कि 12.5 किसका फ्रैक्शन है, 1/8। तो 1/8 इसका जब आप लोगे तो 8 से डिवाइड करोगे 200, तो इजीली 1400 मिल गया आपको। जो मर्जी वैल्यू हो यार, प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर करोगे नहीं तो आएगी, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको ये दे दिया 47.5% ऑफ 1680, ये कैलकुलेट करना है। अब जब आप बेसिक तरीके से इसको कैलकुलेट करने लगोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन अगर एक बच्चा ये जानता है कि ये तो 50% माइनस 2.5% है, तो 50% का मतलब इसका हाफ करोगे 840। 2.5 का फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे देखिए, ये देखो क्या होता है 2.5 का फ्रैक्शन 1/40, तो इसका 1/40 लोगे तो ये 40 से गया 4 और 2, तो जब इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आ गया 798। कितना इजी है कैलकुलेट करना। एक ऐसे लगे पड़े हैं, डिवाइड बाय 100 इंटू 1680, इसके नाम का 100, फिर 0, फिर 5 से गया, फिर 2 से ये वो लिखना भी पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आसान होगी, लेकिन तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन फ्रैक्शन का भी यूज करेंगे, और जो ये होमवर्क मैंने दिया है कि 20 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो भी आप करोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे परसेंटेज से। मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज और रेशियो से मोस्टली जो एग्जाम है, चाहे आपका नाबार्ड है चाहे आपका आरबीआई है, इन पे बेस्ड डीआई जरूर आता है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इस क्लास में हमने डीआई ज़्यादा लिए हैं ताकि आपको पता भी चले कैसी वैल्यू यूज होंगी। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं इनके अंदर, ठीक है, जो बेसिक से कंसेप्ट हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, डीआई और इनकी फॉर्म में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वही जो रेलेवेंट है ना, वही हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, ठीक है, कॉपी पेन लो और तैयार हो जाओ। हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो लेके आए पहला सवाल, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर करते हैं। समझो पहले क्या है। क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर। ये हूबहू लेवल है पेपर का, ठीक है, ये पेपर का लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी इन टू क्वार्टर T1 एंड T2 ऑफ ए ईयर आउट ऑफ टोटल इनकम इन दिस 2 क्वार्टर, ठीक है। तो 5 कंपनियां हैं, PQRSOT, ये 2 क्वार्टर हैं, T1 और T2, ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है। तो जितनी भी उनकी एक्सपेंडिचर है परसेंटेज में दिया है कि अगर मैं बोलूं कि ये कंपनी P है, तो कंपनी P ने 2 क्वार्टर हैं T1 और T2 में। तो T1 में जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 40% है, कि अगर उसकी इनकम 100x है ना, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो 40x होगा, ठीक है। और T2 में वही 60x है, ठीक है भाई। तो अगर इनकम 100x है, तो ऐसे ही Q का, R का और S का और T का सिर्फ यही डाटा गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन को पढ़ के आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो लेंदी और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इफ द इनकम ऑफ ईच कंपनी फॉर T2 इज ट्वाइस दैट ऑफ T1, ठीक है। अगर T1 में इनकम जो है वो 100x है, तो हर एक कंपनी की T2 में इनकम 200x है,
ठीक है भाई, डबल है, इनकम की बात हो रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ 1/7 ऑफ द सम ऑफ सेविंग ऑफ कंपनी एस, 1/7 ऑफ द सम ऑफ सेविंग ऑफ कंपनी एस फॉर बोथ क्वार्टर इज दिस। अब एक बात बताइए, बोथ क्वार्टर कंपनी एस ये है भाई, और सेविंग बोला है, तो यहाँ पे देखो कि 60% अगर खर्चा है तो 40% इसकी सेविंग होगी। तो कंपनी एस की T1 में सेविंग जो है वो 40x है, और यहाँ पे 50x इसका एक्सपेंडिचर है, 50% सॉरी, लेकिन T2 में जो इनकम है वो 100x है, 200x है भाई, क्योंकि डबल है ना, ट्वाइस है, ट्वाइस बोला है, तो इसका अगर आप 50% लोगे तो दैट इज 100x। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 13500। पहले यहीं से x की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये बन गया 140 का 7 करोगे तो 20x, दैट इज इक्वल टू 13500। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0, 2 से गया 2675, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द सेविंग ऑफ कंपनी Q इन T2। अब कंपनी Q की T2 में सेविंग बताओ। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, इनकम ऑफ Q इन T1 इज 60% एज दैट ऑफ द कंपनी S इन T1। अब जो Q की इनकम है T1 के अंदर, Q की इनकम T1 के अंदर, वो कंपनी एस की इनकम का 60% है। अगर कंपनी एस की इनकम कितनी है 100x, तो T1 में इसकी इनकम 60x होगी। तो T2 में इसकी इनकम कितनी होगी भाई, क्योंकि डबल है, हर एक डबल बोला था ना उसने। अगर T1 में 60x है तो T2 में कितनी होगी 120x। तो T2, ठीक है, कंपनी क्यू, ये कंपनी क्यू है, और इसकी जो सेविंग है वो कितनी है 50% है। 50% एक्सपेंडिचर है यहाँ पे क्यू का T2 में, तो 50% सेविंग होगी। तो दैट मीन्स 120x का 50% लोगे तो 60x उसकी सेविंग है, और x की वैल्यू है 675। तो ये निकाल दो 60 इंटू 675। जब इसे सोल्व करोगे 6 5 जा 33, 6 7 जा 42 और 3 45, और ये 40, तो 40,500 इज द राइट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप एकाग्रचित नहीं है, तो ऐसे सवाल कभी सोल्व नहीं होंगे। आपका पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब पेपर में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि घड़ी चल रही होती है सामने, तो मुश्किल आती है भाई हमेशा। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस कर लो ना, आंखें जमेंगी स्क्रीन पे। अब वैल्यू पे, अब जैसे पहले की दुनिया देख रखी होती है ना, हर तरह के लोगों से मिलाओ तो आदमी को झटका नहीं लगता है। लेकिन अगर एक सात्विक परिवार से आकर के और बाहर थोड़ी बेवफाई झेलनी पड़ जाए तो मुश्किल होती है, आदमी टूट जाता है ना। होता है कि नहीं होता है, तो ऐसा ही यहाँ भी होगा। लेकिन पहले ही अगर कठिनाई झेल लोगे तो पेपर में चीज़ें आसान लगेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मुझे समझाना और मजाक करना अच्छा लगता है ना। चलो, क्योंकि एक बहुमूल्य ईयर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है। ज्ञान तो मैं क्या ही दे दूंगा, एआई के ज़माने में कितनी नॉलेज होगी आपके पास, मुझसे ज़्यादा होगी। गूगल पे कुछ भी छापो मिल जाता है, लेकिन उस तरीके उसको डील कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये एआई नहीं सिखाता है। तो ये इसके लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और वही काम में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्या कह रहा है, फॉर कंपनी पी की बात हो रही है। इफ द इनकम ऑफ पी इन T1 एंड T2 इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। T1 और T2, पी कंपनी है, T1 और T2 में इनकी जो इनकम है वो 2:1 में है। इस बार ये अगर 200x है तो ये 100x है, 2:1 का मतलब ये है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनकम ऑफ पी इन T2 इज रुपीज डैश, यहाँ से आएगी ये इनकम होगी पी की T2 में। ठीक है भाई, T2 में। ठीक है, तो अब यहां से देखो आगे क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ T1 एंड T2 इज दिस। ये सेविंग है भाई। ठीक है, तो अब बताओ, ये इनकम है, ये सेविंग है, तो इनकम और सेविंग का रेशियो ये है। तो अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लूं तो ये कितना बनेगा भाई, 25,020 बाद में देखते हैं, चलो जो भी है। ठीक है, तो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल सेटिस्फाई द ब्लैंक इन द सेम ऑर्डर। अब इतना सा एक बार ध्यान रखो, अगर ये इनकी इनकम है, ठीक है, ये इनकी इनकम है, और अगर यहाँ से अगर हम देखें पी ये रहा, तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा भाई। एक्सपेंडिचर Q1 में कितना है 40%, तो 200 का 40% इज 80x, और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 60% है, तो दैट इज 60x। तो दोनों की जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, इसकी सेविंग होगी 120x और इसकी सेविंग होगी 40x। तो दोनों की सेविंग में रेशियो 3:1। तो दोनों के इनकम में जो भी है, हमें तो यहाँ से ये देखना है कि जो इनकम है पी की T2 में, तो इनकम ऑफ पी इन T2, तो इनकम ऑफ पी इन T2 इज 100x।
ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ T1 एंड T2, और इन दोनों की जो ये सेविंग है, ये सेविंग तो इसकी 120x है, इसकी 40x है, ये सेविंग है 80x। तो अगर मैं इसमें रेशियो बना दूं तो ये रेशियो बनता है 5:4। तो यानी दिए गए ऑप्शंस में से जिसमें भी रेशियो 5:4 बन जाएगा वही आंसर होगा आपका। आसान हो गया क्वेश्चन, बार बार वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो क्या यहां से 5:4 बन रहा है, 3 से 3 गया, 3 0 से 5 से गया 5, 5 से गया 4, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है। अब यहां से देखोगे 3 0 से 3 0, 4 से 8 से गया 4, 8 से गया 5, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये 2 0 से 2 0, ये 24 से गया 30, ये 24 का स्क्वायर होता है, फिर ये 6 से गया 4, ये 6 से गया 5, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो दैट इज वाई द आंसर इज नन ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 होगा आपका। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि कहानी किससे आसान हो सकती है, बस उसी से आसान बनानी है। ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन बीच बीच में ये आरबीआई का लेवल था। नाबार्ड इतने टफ ऐसे टाइप के सवाल नहीं पूछता है, ये आरबीआई का लेवल था। लेकिन हमें तो दोनों एग्जाम्स को कैटर करना है। नाबार्ड का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाबार्ड की रेंज ये होगी, नाबार्ड इससे मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है। तो क्या है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द टेबल विच शोज द बुक पब्लिश्ड एंड सोल्ड बाय टू कंपनी एक्स एंड वाई। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट मंथ है हमारे। ये बुक पब्लिश्ड बाय कंपनी एक्स है और उनमें से कितने परसेंट सेल हुई। ये बुक पब्लिश्ड बाय कंपनी वाई है और उसमें से कितने परसेंट सेल हुई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है। कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं हमेशा, क्या सर हमें इस टाइप की टेबल को पहले सोल्व कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चे, ऐसी गलती मत करना, और खासकर वहाँ जहाँ डाटा मिसिंग हो वहाँ तो कभी सोल्व मत करना, क्योंकि वो मिसिंग डाटा से ही सवाल बनाता है और आप पहले टेबल सोल्व करके कोई फायदा नहीं है, फिर टाइम वेस्टेज है। अब देखो क्या है क्वेश्चन। What is the average number of books sold by company Y in the month of January, March and April? ये कंपनी Y है, ये वाली। अब यहाँ पे जनवरी में, मार्च में और अप्रैल में बताना है एवरेज कितनी बुक सेल हुई। अब यहाँ तो पता है कि 300 पब्लिश हुई, 35% जब इसका लोगे तो 105 आएगा, इतनी सेल हुई। लेकिन इन जनवरी और अप्रैल मंथ में पता ही नहीं है हमें, तो फिर क्या करेंगे। आप यहाँ से देखो ना, क्या अब कह रहा है कि टोटल बुक पब्लिश्ड इन जनवरी एंड अप्रैल बाय कंपनी वाई इज 540। ठीक है, कंपनी वाई इज 540। अगर मैं कहूं कि यहां से ए बुक पब्लिश हुई है, यहां से बी बुक पब्लिश हुई है, तो ए प्लस बी जो है दैट इज इक्वल टू है 540, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि बुक सोल्ड बाय वाई इन जनवरी एंड अप्रैल आर इक्वल, कि जनवरी और अप्रैल में कितनी बुक सोल्ड हुई है वो इक्वल है। तो यहाँ ए बुक पब्लिश हुई, इसका 25% सेल हुआ, तो 25% ऑफ ए ये सेल हुई होगी। यहाँ देखो 20% सेल हुई है, बी बुक पब्लिश हुई है, तो 20% ऑफ बी आ गया यहाँ से। तो दोनों की दोनों इक्वल हैं, तो ए बाय बी क्या होगा, ए बाय बी होगा 20% बाई 25%। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 5 से कैंसिल होगा, 4:5। तो 4 + 5 9, 9 की वैल्यू कितनी है 540, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बुक पब्लिश हुई 240, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बुक पब्लिश हुई 300। तो यहाँ 240 पब्लिश हुई है, यहाँ 300 पब्लिश हुई है। तो 240 का 25% अगर ले लें तो 60 होगा, 300 का 20% लोगे तो वो भी 60 होगा। तो आपको एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बतानी है। तो जनवरी में 60, मार्च में 105, अप्रैल में 60, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो टोटल हो गया 225 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज बुक जो सेल हुई है दैट आर 75। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल बनाना, मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करें, आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर खुद से बनाएं। वीडियो पॉज करो भाई। ठीक है, देखो क्या है। ए बुक सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन फरवरी, एक्स ने फरवरी में जितनी बुक पब्लिश करी है, सॉरी सेल करी है, इज इक्वल टू द बुक सोल्ड बाय कंपनी वाई इन मई। कंपनी वाई ने मई में, तो 240 का 60%, 50% लोगे 120, 10% लोगे 24, तो टोटल हो गया 144। तो यहाँ 144 पब्लिश हुई है, सॉरी सेल हुई है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो यहाँ तो आ गया 144, इसका और देख लो 50, 500 का 22% इज 110। तो दोनों का अगर सम कर दूं तो इट्स 254। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका नाबार्ड का लेवल है, इस तरीके से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं।
क्लियर है भाई। चलो, लेकिन अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करो, जितना बढ़िया पढ़ोगे, जितनी बढ़िया चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, उतना बेनिफिट होगा और उतना मज़ा भी आएगा चीज़ों को सोल्व करने में। ठीक है, हवा में तैरने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा भी मत पढ़ के जाइए आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल का पढ़ के जाइए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने भी पेपर दिया आरबीआई का 2-3 दफ़ा, और आप तो देंगे ही। मैं एक टीचर भी हूँ, एस्पिरेंट भी रहा हूँ, तो वो मिक्सचर में आपको बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट परस्यूइंग मास्टर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIM में। स्टूडेंट आर कैटेगराइज एज इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर बेस्ड ऑन देयर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड एंड टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल मेल स्टूडेंट प्लस टोटल फीमेल स्टूडेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन बढ़िया बढ़िया मज़ेदार सवाल है। ये सिटी हैं डिफरेंट डिफरेंट, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, असम है, कलकत्ता है, और ये परसेंटेज ऑफ इंजीनियर है कि दिल्ली में कितने परसेंट इंजीनियर हैं, 68, तो बाकी के जो 32% बच गए वो नॉन इंजीनियर हैं। ठीक है, तो फिर ये 88% या इंजीनियर है, तो बाकी नॉन इंजीनियर है। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है, नंबर दिया है या परसेंटेज ऑफ मेल इंजीनियर आउट ऑफ टोटल इंजीनियर, कि अब यहाँ से टोटल इंजीनियर, मैं कहूँ कि दिल्ली में टोटल 100 लोग हैं, इंजीनियर उसमें से 68 है, तो उस 68% में से इतने लोग क्या हैं, मेल है, मेल, बाकी फीमेल है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे दिया नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मेल नॉन इंजीनियर आउट ऑफ नॉन इंजीनियर, कि जैसे यहाँ 68% इंजीनियर थे, तो 32% क्या होंगे, नॉन इंजीनियर, तो उन 32 में फिर जो मेल है वो 25% है आगे। ठीक है, और फिर टोटल नंबर ऑफ फीमेल ये दी है कि इंजीनियर में और नॉन इंजीनियर में मिला के अगर फीमेल देखूं तो वो 91968 है। ये इन्फॉर्मेशन है। टेढ़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है, सोल्व करोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखो, देखने में एक लाइन का लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है, इन मुंबई, बात किसकी हो रही है, मुंबई की। पहले मुंबई में इन्फॉर्मेशन देखो। द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। मेल और फीमेल स्टूडेंट आपको निकालने हैं। अब देखो, मुंबई के अंदर अगर मैं कहूँ कि टोटल जो लोग हैं वो 100x है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ नॉन इंजीनियर होंगे, क्योंकि दो ही टाइप का डाटा गिवन है। अब जो इंजीनियर हैं वो 88% है, तो इंजीनियर कितने हैं, 88x, तो नॉन इंजीनियर कितने होंगे, 12x। अब इंजीनियर और नॉन इंजीनियर में भी मेल फीमेल है। ठीक है भाई, इंजीनियर और नॉन इंजीनियर में भी आगे मेल फीमेल है। अब वो कह रहा है कि 75% ऑफ मेल इंजीनियर आउट ऑफ टोटल इंजीनियर, तो इसका जो है वो 75% मेल इंजीनियर है, तो इसका 75% लोगे 3/4 यानी कि 66x, तो जो फीमेल इंजीनियर बची वो 22x होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे 41.66% जो है वो मेल नॉन इंजीनियर है। भैया 41.66% निकालना है आपको, किसका, 12x का। अब आप इसको तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको ये कहानी ना पता हो कि ये तो इतना होता है। ठीक है, इसका 50% लोगे तो 6x, इसका 1/12 लोगे तो x, तो मतलब यहाँ पे मेल 5x है तो फीमेल 7x है। ठीक है, तो आगे ना फ्रैक्शन काम जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही चीज़ें यूज हो रही हैं आराम से, आप उनको यूज करो। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब आपको क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, अब टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, ये 66 है और ये 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ जो मेल स्टूडेंट है दैट इज 71x। तो फीमेल कितनी है, फीमेल है 29x। तो वो पूछ रहा है कि ये इससे कितने परसेंट कम या ज़्यादा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये इसमें से देखें तो ये 52x है। ठीक है, कि 42x है, 42x ज़्यादा है, तो 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 29। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4200 को 29 से डिवाइड करोगे, 1 से गया 29, तो ये 130, फिर 4 से गया 116, फिर 14 तो 140, तो फिर 4 से गया, या 5 से नहीं जाएगा, फिर 4 से जाएगा 116, फिर 24 बच गया, तो 144 पॉइंट समथिंग इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ों को सोल्व करना है, मुश्किल नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव होगा। अब आप यहाँ पे अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, परसेंटेज वीक है, तो नहीं बनेगा भाई, लेकिन अगर अच्छी है तो बनाने में कोई मुश्किल नहीं है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू कलकत्ता। ठीक है, तो बताइए कलकत्ता में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा।
ठीक है, क्योंकि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आज की क्लास में भी आपको होमवर्क दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है भाई, तो आपको होमवर्क क्वेश्चन है ये, यहाँ पे बताइएगा कि कलकत्ता से टोटल लोग कितने हैं। ये कलकत्ता की इन्फॉर्मेशन है, सोल्व करो और टाइप करना लास्ट में कि इसका आंसर क्या होगा, या वीडियो पॉज करके अभी सोल्व कर लो और कमेंट जरूर करना, उसके बाद आगे की वीडियो देख लेना, वीडियो तो रिकॉर्डेड है आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन जैसे पेपर में सवाल आ सकते हैं, मैंने यहाँ PYQ भी लिए हैं और वैसे ही क्वेश्चन मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंटेज ही है और ये 2022 के पेपर में पूछा गया है। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो पहले क्या है। मायाज मंथली सैलरी इज 60% मोर देन दैट ऑफ सेवई। ठीक है, माया की मंथली सैलरी 60% मोर है सेवई से। बोथ सेवई एंड माया आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मंथली पे सैलरी पे इक्वल सम टुवर्ड्स EMI। दोनों इक्वल EMI पे करती हैं। आउट ऑफ रिमेनिंग मंथली सैलरी माया एंड सेवई स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स हाउस रेंट। Amount that Sevai pays towards EMI is 20% of her monthly salary. Amount that Maya pays towards house rent is X time that of she pays towards EMI। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ये माया है, ठीक है, ये माया है और ये सेवई है। ठीक है भाई, तो ये सेवई है। मैंने कहा कि इनकी इनकम क्या होगी। ठीक है, इनकी इनकम क्या होगी। अब वो कह रहा है कि 60% मोर है। अगर मैं कहूँ कि किसकी, माया की सैलरी, अगर इसकी सैलरी 500A है, 500A, तो इसकी सैलरी क्या होगी, इसका 60% मोर 300 ज़्यादा यानी 800A। ये दोनों की इनकम आ गई भाई। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है कि दोनों EMI में इक्वल अमाउंट पे करती हैं, तो EMI देख लेंगे। इसके अलावा दोनों हाउस रेंट पे करती है तो हाउस रेंट देख लेंगे। अब आगे देखो कि EMI में दोनों इक्वल अमाउंट पे कर रही हैं, यही बोला गया है, आउट ऑफ दे पे इक्वल सम टुवर्ड्स EMI और आउट ऑफ रिमेनिंग मंथली सैलरी स्पेंड सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स हाउस रेंट और अमाउंट दैट सेवई पेज टुवर्ड्स EMI इज 20% ऑफ हर मंथली सैलरी। अब इसकी EMI अपनी इनकम का 20% है, तो ये हो गया 100A। अब आप सोच रहे होगे कि आपने तभी 500A लिया था। यस, मैंने तभी इसको 500A लिया था ताकि आगे 20% कैलकुलेट। यार कैलकुलेशन आसान बनानी है, जो मर्जी सोच लो, जब सोचने ही लगे हैं तो आसान सोचे ना। अगर सोचना ही है तो ऐसे सोचा करो ना कि RBI ग्रेड बी में मैनेजर बन जाऊं। आप कभी ऐसे सोचते हो कि मैं ऐसे ग्रुप डी लग जाऊं या किसी बैंक में क्लर्क बन जाऊं। सोचना ही है तो बड़ा सोचो ना, ऐसा सोचो जो जिंदगी को आसान बना दे। ठीक है, छोटी सोच मत रखा करो, बड़ी सोच रखो। तो इसकी भी 100A होगी। अब वो कह रहा है कि अमाउंट दैट माया पेज टुवर्ड्स हाउस रेंट इज X टाइम दैट ऑफ पेज टुवर्ड्स EMI। तो अगर EMI का 100X टाइम है तो 100AX, ये किसका, HR होगा, माया का। ठीक है, अब इस पे दो स्टेटमेंट दिए है, उनको देखते हैं भाई। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, देखो, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया। माया की टोटल सेविंग बताओ इफ हर एक्सपेंडिचर ऑन EMI एंड हाउस रेंट, EMI एंड हाउस रेंट, EMI एंड हाउस रेंट, EMI कितना है 100A, हाउस रेंट कितना है 100AX। ठीक है, इफ द टोटल सेविंग ऑफ माया इफ हर एक्सपेंडिचर ऑन EMI एंड हाउस रेंट इज जस्ट हाफ ऑफ टोटल सैलरी। तो हाफ ऑफ टोटल सैलरी, हाफ सैलरी कितनी है 800, 800 का हाफ कितना होगा 400A। ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 100AX दैट इज इक्वल टू किसके हो गया 300A के। ठीक है भाई, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100A इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 100A इंटू 3, तो x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल्सो EMI एक्सपेंसिज ऑफ सेवई इज ₹30,000। तो यानी 100A की वैल्यू कितनी है 30,000, 100A की वैल्यू कितनी है 30,000। तो A की वैल्यू भी यहाँ से आ गई कितनी 300, तो A की वैल्यू आ गई 300। ठीक है भाई, इट इज टू बी एज्यूम दैट माया एंड सेवई हैड ओनली 2 एक्सपेंसिज फ्रॉम देयर सैलरी। तो 2 ही एक्सपेंसिज है। अब देखो 100A, 800A की वैल्यू क्या होगी 800 इंटू 300। ठीक है भाई, तो 800 इंटू 300, तो माया की जो इनकम है दैट इज कितना 800 इंटू 300, तो 8 3 जा 24 और 4 0। अब इसकी जो EMI है वो कितनी होगी 100A यानी कि 30,000। ठीक है भाई, जो ये है HRA, X की वैल्यू 3 है, तो यानी इसका 3 टाइम है EMI का, तो इसका 3 टाइम कर दोगे तो HR कितना हो गया 90,000।
ठीक है, तो जब ये 120 हो गया, 1,20,000 इतनी इनकम है, तो माइनस करोगे तो 1,20,000 ही आएगी। और ये देखो यहाँ पे 3,000, 45,000, दिस ये यहीं पे गिवन है, तो आपको दूसरी स्टेटमेंट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर तो यहीं से मिल गया। ठीक है, आपका आंसर तो यहीं से मिल गया, क्योंकि सब में डिफरेंट है ना। कहीं दूसरी स्टेटमेंट भी सोल्व करने बैठ जाओ, इतना टाइम थोड़ा पेपर में, एक सोल्व होगी, इसमें जब इसी में डिफरेंट वैल्यू गिवन है सारी, एक सोल्व करके काम चल गया अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये इस टाइप से वेन डायग्राम टाइप क्वेश्चन है, और ऐसा सवाल भी बहुत बार पेपर में देखने को मिल सकता है। देखो क्या क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ। मैथ में 20% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। आगे कह रहा है 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में 15% स्टूडेंट फेल होते हैं। 25% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। हिंदी में 25% स्टूडेंट फेल होते हैं। इफ 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में अगर 5% स्टूडेंट फेल होते हैं। 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में 10% स्टूडेंट फेल होते हैं। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड हिंदी। मैथ और हिंदी में 15% स्टूडेंट फेल होते हैं। एंड 2% फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इसमें 2% फेल होते हैं भाई। तो देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट इज। तो तीनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट क्या इतने होंगे, ये बताइए। अब एक बात बताओ, अगर हमें ये पता चल जाए ओनली मैथ में कितने फेल हैं, ठीक है, हमें ये पता चल जाए ओनली इंग्लिश में कितने फेल हैं, हमें ये पता चल जाए ओनली हिंदी में कितने फेल हैं, या तो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे सारे, या हो सकता है कि दो दो सब्जेक्ट में फेल हो, कि ओनली मैथ और इंग्लिश में पता चल जाए, ओनली मैथ और हिंदी में पता चल जाए, या ओनली इंग्लिश और हिंदी में पता चल जाए। तो ये 2 सब्जेक्ट वाले हो गए। या तीनों में मैथ, इंग्लिश और हिंदी में फेल हैं, वो निकाल दूं, तो बाकी जो लोग बचेंगे निकालने के बाद वो तो पास ही बचेंगे ना। ठीक है, तो ये डाटा आपको निकालना है। जैसे ही ये डाटा आया तो मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, तीनों में फेल तो 2% है। अब डायग्राम बनाएंगे तीनों का, ये तीनों का डायग्राम है इस तरीके से। अगर मैं बात करूं, ये मैथ का डायग्राम है जिसमें 20% लोग फेल हैं। ये इंग्लिश का डायग्राम है जिसमें 15% लोग फेल हैं, पूरे की वैल्यू 15 है। ठीक है, और हिंदी में 25% है। ठीक है, और ये तीनों का कॉमन एरिया जिसमें 2% पीपल फेल है भाई। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैथ और इंग्लिश में 5% लोग जो है वो फेल है। अब मैथ और इंग्लिश का कॉमन एरिया ये है, ये वाला, ये पूरा, लेकिन इन 5% में से 2% ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हैं। तो ओनली मैथ और इंग्लिश वाले 3% बचे। तो मैथ और इंग्लिश में जो फेल हैं वो 3% है। ठीक है भाई, अब इंग्लिश और हिंदी में 10% है। ये इंग्लिश और हिंदी का एरिया है पूरा का पूरा, इंग्लिश और हिंदी का। तो ओनली इंग्लिश और हिंदी में 8% लोग ही बचे, क्योंकि 2% तो ऐसे है ना, 2% तो ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल हैं। अब मैथ और हिंदी में 15% है, तो ये मैथ और हिंदी का कॉमन एरिया है भाई, ये वाला। ठीक है, मैथ और हिंदी का, लेकिन ये 2% तो इंग्लिश में भी आता है, तो ओनली मैथ और हिंदी वाले 13% बच गए। तो यहाँ आ गया 13, तो ये आ गया 13%। ठीक है, अब सिंगल सब्जेक्ट देखो, अगर ये पूरा मैथ का एरिया है और इसमें कितने लोग फेल हैं, 20%, तो ये 13, ये 3 और ये 2, 18 तो यही हो गए। तो ओनली मैथ वाले कितने बचे, सिर्फ 2% बचे। ठीक है, तो ओनली मैथ में कितने फेल हैं, 2%। अब ये पूरा इंग्लिश का एरिया है, ये पूरे का पूरा। अब ये 8 + 2 10 + 3 13, तो ओनली इंग्लिश में कितने लोग फेल बचेंगे, ये भी 2% होंगे। तो ओनली इंग्लिश में 2% है। अब ये पूरा हिंदी का है, पूरा हिंदी का। ठीक है, तो ये 13 और 2 15 + 8 23, तो ओनली हिंदी वाले कितने बचे, 2%, तो ये भी 2% है। ठीक है भाई, तो अब जो टोटल फेल है किसी न किसी सब्जेक्ट में वो है 2 + 2 4 6 9, कितना हो गया 6 3 9, और ये 13 22 30 32% जो फेल है। तो पास कितने बचेंगे, जब ये सारे फेल माइनस कर देंगे तो पास वाले 68% बचेंगे। तो 68% लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, बाकी सब फेल हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल बनना था। तो मुश्किल तो था थोड़ा सा, लेकिन अब जब पेपर में पूछेगा तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे के पूछेगा, तो थोड़ा DI टाइप बन जाएगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो
अब और क्वेश्चन जैसे जैसे पेपर में आ सकते हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 क्वांटिटी है, तीनों क्वांटिटीज में आपको रिलेशन बनाना है। स्क्रीन पे मतलब इंफॉर्मेशन भी मैंने पूरी नहीं लिखी है ऊपर कि क्या रिलेशन बनाना है, बट आपको तीनों क्वांटिटी में रिलेशन बनाना है ये साइंस के साथ, ठीक है। पहले तीनों क्वांटिटी सोल्व करिए। अब क्वांटिटी नंबर 1 क्या कह रही है, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, तो द फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y है, कोई भी वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वो 100 से अबव इंक्रीज होगी, और जो डिक्रीज होगी तो 100 से नीचे जाएगी, क्योंकि खुद में कोई भी वैल्यू 100% होती है। तो यहाँ भी वो बोल रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, तो दैट मीन्स फ्रैक्शन का 125% लेना है आपको, और डिनोमिनेटर 20 इंक्रीज हो रहा है तो इसका 120 लेना है। ऐसा करने पे फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, अब ये परसेंटेज से परसेंटेज 25 से नहीं, 5 से गया 25, 5 से गया 24, ये 6 से गया 4 और ये 5 से गया 5, तो उधर जाके उल्टा हो जाना है ये, तो x/y दैट इज इक्वल टू 4/5, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये तो 0.8 था, ठीक है। अब जाइए इस क्वांटिटी नंबर 2 पे, द इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 15%, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है भाई, तो 100 से लेस लेंगे तो इसका 85% लोगे, है ना। एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%, तो इसका 90% लोगे। देन फ्रैक्शन बिकम 17/24। फाइंड 80% ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा उसका 80% निकाल दो। अब ये कैंसिल हो गया, 17 से गया 5, ठीक है, ये कटेगा किसी से क्या, ये 6 से गया 15, ये 6 से गया 4, ये 5 से गया 3, ठीक है। तो यही बनेगा भाई, तो x/y बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3/4, आपको इसका 80% लेना है 0, और ये 4 से गया 2, तो ये 0.6 आ गया, ठीक है। अब क्वांटिटी 3 पे चलते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10%, फ्रैक्शन को इंक्रीज कर दो 10%, तो x/y अगर फ्रैक्शन है तो ये 10% इंक्रीज हो गया, 110 बनेगा। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%, तो इसका 90% ले लो, एंड द फ्रैक्शन बिकम 11/10, तो ये कैंसिल हो गया भाई, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11, तो x/y कितना आ गया, 9/10। अब इसका 1/3 आपको बताना है, तो इसका 1/3 बताओगे तो ये आ गया 0.3। अब जब तीनों में रिलेशन बनेगा, ये 0.8 है, ये 0.6 है और ये 0.3 है, तो ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। ये आपकी रेफरेंस के लिए है थोड़ा सा। अब लिमिट नहीं है, कहीं आप ये सोच रहे हो कि परसेंटेज टॉपिक की कोई लिमिट है, नहीं है, आप जितने मर्जी सवाल बना लो, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डीआई और अलग अलग टाइप के ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इस टाइप से सवाल पूछ लेगा आपसे, ये न्यू पैटर्न है ना। क्या कह रहा है देखो, मीना गोट 420 मार्क्स इन एन एग्जाम विच इज 20% लेस देन द पासिंग मार्क्स, ठीक है। मीना को 420 मार्क्स मिले, अगर 20% और आ जाते तो वो पास हो जाती, ऐसा ही है, क्योंकि लेस है 20% पासिंग मार्क्स से, तो मैं बोल सकता हूँ कि यही पासिंग मार्क्स होंगे भाई, यही पासिंग मार्क्स होंगे, 420 प्लस 20%। अब क्या कह रहा है, टीना गोट मार्क्स विच इज 60% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब टीना को जो मार्क्स मिले हैं, टीना को वो 60% ऑफ द टोटल मार्क्स है, कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि पासिंग मार्क्स इज %, ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो टीना के मार्क्स यहाँ से आएंगे और पासिंग परसेंटेज यहाँ से आएगी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब अगर मैं मान के चलूँ, पहला ही ऑप्शन है कि अगर टीना के मार्क्स 750 है, ठीक है, कितने हैं 750 भाई, अगर 750 है तो यहाँ से देखो मैं दो चीज़ें निकाल रहा हूँ, एक तो 1% की वैल्यू, ठीक है, एक टोटल मार्क्स और एक पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स हमेशा क्या होंगे, 20% प्लस 420, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करें, तो अगर टोटल मार्क्स 750 है तो 1% की वैल्यू 7.5 होगी भाई, बोलो हाँ कि ना होगी। तो 60% की वैल्यू क्या होगी, 6×5 = 6, 7 = 42, 450, ठीक है भाई। तो ये हो गए पासिंग मार्क्स। अब अगर यहाँ से देखें, ठीक है, अगर यहाँ से देख लें सिंपल, तो 20% की वैल्यू 7.5 के हिसाब से होगी 150,
ठीक है, तो 150 प्लस 420 इतना तो नहीं आया, तो दैट मीन्स ये पासिंग मार्क्स नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब दूसरे ऑप्शन पे चलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर 2 पे चले तो देखो, अब ये हैं टोटल मार्क्स हैं 600, ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू होगी 6, तो फिर 60% की वैल्यू होगी 360, तो फिर यहाँ 20% की वैल्यू होगी 120 और प्लस 420, तो ये तो हो ही कैसे जाएंगे, तो ये भी गया काम से। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, तो ये है 900, अगर टोटल मैक्स 900 है तो 1% की वैल्यू 9 होगी, तो 60% की वैल्यू 540 होगी, और 20% की वैल्यू 29 जा 9 2 जा 18, तो 1 कितनी होगी भाई, 20 निमा 180, और ये कितना हो गया भाई, और 420, ठीक है, तो 420 और ये 600, तो ये भी नहीं आया, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। लेकिन हमें तो 48% बन रहा है कि नहीं, अच्छा ये 40 मतलब ये इक्वल नहीं है, हमने गलत चेक कर लिया भाई, यहाँ परसेंटेज देखना था, टोटल मार्क्स नहीं, ठीक है, यहाँ या वैसे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है, वैसे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं ये भी चेक कर सकते थे, बट यहाँ पे परसेंटेज देखना है आपको, परसेंटेज कि ये वैल्यू क्या, ये 40% इसके मार्क्स अगर लूँ तो क्या वो पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इन मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर हमने गलत चेक कर लिया। ये पहले ऑप्शन तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, 7.5 से इसको डिवाइड करूं, ठीक है, और कितना क्या 40% के इक्वल आ रहे हैं, 40% के इक्वल तो नहीं आ रहा, 40% के इक्वल। अगर इसको चेक करूं 6 से डिवाइड करूं तो ये 70% ही बन जा रहा है, 2090, तो ये भी नहीं आ रहा। अब इसी में चेक करो फिर, ठीक है, अगर टोटल मार्क्स 900 है, 1% की वैल्यू कितनी है भाई, 1% की वैल्यू है 9, ठीक है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए फिर उसको, 48% आने चाहिए, 48%, तो मेरे पास हैं 20% प्लस 420 मार्क्स, ठीक है, 420, तो 420 को अगर कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 9, तो देखो ये कितना बन रहा है, 3 से गया 3, 3 से गया 140, ये तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ है, पूरा ही सवाल गड़बड़ कर दिया हमने तो। चलो फिर से बनाते हैं भाई, हो जाता है कभी कभी, पूरा सवाल ही हमने थोड़ा अलग तरीके से ले लिया है, नहीं गलत है ये तो, दिमाग में कुछ और ही आ गया, ठीक है, फिर से चेक करते हैं, ये पासिंग मार्क्स है तो ये पासिंग मार्क्स ही थे, हमने ये गलत चेक कर लिया यहाँ से, एक सेकंड और दीजिएगा, फिर से समझते हैं इसको। ये देखो कि यहाँ पे जो टीना को ये मार्क्स मिले ये 60% के बराबर हैं और हम इसको 100% ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 60% की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 100% की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1% की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स आएंगे जो कि कितने हैं, जो कि है आपके 20% प्लस 420, ऐसे चेक करना था हमने। तो 60% की वैल्यू 750 है, तो 60% की वैल्यू अगर 750 है तो 0 से 0, तो 6 से गया ये, 3 से गया 2 और 3 से गया 25, तो 12.5 आएगा 1% की वैल्यू, ठीक है, तो ये बन गया 20% प्लस 420 बाई 12.5, तो ये कट ही नहीं रहा इसको, तो ये 40 आना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर ये देखो अगर 60% की वैल्यू 600 है तो 1% की वैल्यू 10 होगी, तो ये बन गया 20% प्लस 420 बाई 10, तो 42 20 62%, बट यहाँ तो 30 दिया है तो ये भी नहीं होगा। अब 60% की वैल्यू 900 है तो 1% की वैल्यू होगी 15, तो ये 20% प्लस 420 बाई 15, तो ये 15 से गया 2 और ये 8, तो ये 48% बन गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। पता नहीं क्या कुछ और ही करे जा रहे थे, ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पढ़ने में थोड़ी सी कैलकुलेशन में इधर उधर होगी तो गया काम से, है ना, तो थोड़ा ध्यान से ही सोल्व किया करो। मुझसे गलती हुई है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर अब मैं पूरी वीडियो दोबारा से थोड़ा रिकॉर्ड कर दूँ आपके लिए, ठीक है। मैं तो जेन्युइनली बनाता हूँ सामने आपके, कोई क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसे थोड़ा है कि सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैं भी क्वेश्चन बना के लेके आता हूँ आपके सामने, लाइव सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, थोड़ी मैंने हल्के में ले लिया मैंने जानबूझ के, ठीक है, बट आप मत लेना पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
इन ए 40 लीटर मिक्सचर, मिक्सचर वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर सवाल आते हैं इससे, ठीक है। क्या है देखो, इन ए 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 10% ओनली, ठीक है भाई। 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, और जो वाटर है वो 10% है, यानी 4 लीटर है। तो मिल्क कितना होगा, 36 लीटर। फाइंड हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू सॉल्यूशन सो दैट रेशियो ऑफ वाटर, कि कितना वाटर और ऐड करूं इसके अंदर कि मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो 1:1 में आ जाए। अब देखो, अब अगर वाटर ऐड कर रहा है तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना, तो मिल्क तो यहाँ 36 ही है, तो अगर 1:1 में है तो मिल्क 36 तो वाटर भी 36, तो जो पहले 4 था अब 36 हो गया, तो 32 लीटर और ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी 1 से आएगा। अब क्वांटिटी 2 से देखो, इन 100 लीटर मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड स्पिरिट, 100 लीटर है जिसमें पेट्रोल है और स्पिरिट है, स्पिरिट इज ओनली 2%, तो स्पिरिट 2 लीटर होगा, तो पेट्रोल 98 लीटर होगा भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पिरिट टू बी एडेड टू मेक स्पिरिट कंसंट्रेशन इज 30%, तो यानी जो कितना स्पिरिट ऐड करूं कि नया जो मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा पेट्रोल और स्पिरिट का, 30% स्पिरिट होगा तो 70% पेट्रोल होगा, तो दैट बिकम 7:3। तो पेट्रोल तो सेम है ना, तो 98, 7 की वैल्यू 98, तो ये इंटू 14, तो इंटू 14, तो 42 लीटर स्पिरिट होगा। अब जो पहले 2 था अब 42 हो गया, तो 40 लीटर ऐड हो जाएगा। तो क्वांटिटी 1 में 32 है और यहाँ 40 है, तो ये ग्रेटर है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मिक्सचर का सवाल है और अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं ऐसे सवाल, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A milkman has 45 liter mixture of milk and water in the ratio 5:4, ठीक है। मिल्कमैन 45 लीटर है, मिल्क और रेशियो 5:4 में है, ठीक है भाई। तो 45 लीटर है, अब इसमें मिल्क और वाटर है 5:4 में, तो 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू 5, तो इसमें वाटर 20 है और मिल्क कितना है 25। अब वो कह रहा है कि 10 लीटर वाटर इज एडेड, अगर 10 लीटर वाटर ऐड कर दें तो नाउ मिल्क बिकम 25 और वाटर बिकम 30, तो देन व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो वाटर कितना है 30, किस में से, आउट ऑफ 55 इंटू 100, 5 से गया 20, ये 11, तो ये कितना बन गया भाई, ये बनेगा 600/11, 11 5 जा, फिर 4, फिर 6%, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वांटिटी क्या कह रही है, अ वेसल कंटेन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिड इन दिस, तो वाटर और एसिड जो है वो 3:2 में है, ठीक है। इफ 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 40 लीटर में से जितना भी था 20 लीटर टेकन आउट होगा। अब 40 लीटर अगर इसमें डिवाइड करें 3:2 में, तो 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो ये 16 लीटर है और ये 24 है। लेकिन अगर 20 गायब हो गया तो आधा गायब हो गया ना, तो दोनों आधे आधे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 वाटर रहा और 8 लीटर एसिड रहा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, सेम वाटर डाल दो, तो 20 लीटर मिक्सचर गया, सेम वाटर डाल दिया, तो अब उसके अंदर वाटर हो गया 32 और एसिड है 8, तो परसेंटेज ऑफ एसिड इन द फाइनल मिक्सचर, तो एसिड कितना है 8 है, तो 8/32 + 8 40 इंटू 100, तो 8 से गया 5, 5 से गया 20, तो उसके अंदर 20% एसिड है, तो ये 54 समथिंग है, ये 20 है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखो भाई, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ए इज 4:5, ठीक है भाई। एक क्लास ए है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:5 है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ए इज डैश, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये 21, 20, 26, क्योंकि पहला ब्लैंक इज रिलेटेड टू दैट नंबर, ठीक है। नाउ एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी इज 180, एक क्लास बी है और इस क्लास बी के अंदर जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 180 है। अब इन्हीं में कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है भाई, तो बॉयज़ और गर्ल्स होंगे। अब वो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन बी इज 16 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए,
तो यहाँ जितने भी बॉयज हैं, यहाँ जितने भी बॉयज हैं वो यहाँ से 16 मोर हैं, यहाँ जितने बॉयज आएंगे इससे 16 मोर यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, तो इनकी वैल्यू निकालनी है हर बार आपको। गर्ल्स बताओ कितनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो अगर डिफरेंस कितना है 21, तो 1 की वैल्यू 21, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी होगी 84, और 5 की वैल्यू कितनी होगी 105। वैसे आपको ये तो निकालना भी नहीं, आप बॉयज निकालो सिर्फ, क्योंकि अगर यहाँ बॉयज 84 है तो यहाँ बॉयज वहाँ से 16 ज़्यादा है भाई, तो 100 बॉयज होंगे, तो जो गर्ल्स बची वो 80 बची, तो यहाँ 80 दिया है तो ये बिल्कुल राइट है। अब ये 1 की वैल्यू 20 भी हो सकता है, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो फिर 4 की वैल्यू 80 होगा भाई। तो अगर 4 की वैल्यू 80 है तो यहाँ पे अगर टोटल 180 है तो ये 80 है, ठीक है। अगर ये 80 है तो फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ 80 है तो 16 ऐड होके 96 है, तो फिर ये कितना बचा 84 बचा, तो यहाँ भी 84 है, ये भी करेक्ट है। फिर अगर इसी 1 की वैल्यू जो डिफरेंस है वो 26 है तो 4 की वैल्यू 104 होगा, तो यहाँ 180 है, अगर 104 है तो 16 ज़्यादा, ये 120 बॉयज होंगे तो 60 गर्ल्स होंगी, तो ये भी करेक्ट है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट थे, दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल 1, 2 एंड 3। ठीक है, बना सकते हो। तो इसी तरीके से बनाना है यार, ये थोड़े एग्जाम्पल मैंने दे दिए आपको। अब आप ये सोच रहे हो कि बिना एग्जाम्पल हो जाता तो इम्पॉसिबल था, अब इन्हीं एग्जाम्पल से आपको करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनको जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये डीआई के क्वेश्चन है, मैं सोल्व करवाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 आप करना, होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो रेशियो पे डीआई है, पहले परसेंटेज पे था, अब रेशियो पे है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल आंसर द गिवन क्वेश्चन, बुक सोल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड इन अ सिटी। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर है, 2010, 11, 12, 13, 14। ये नंबर ऑफ बुक है सोल्ड इन 1000, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड पे थाउजेंड्स में है। ये परसेंटेज ऑफ बुक सोल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड है कि अगर टोटल 100 बुक हैं तो 40 बुक ऑनलाइन पे है और 60 ऑफलाइन पे है। तो रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड टू द नंबर ऑफ फिक्शन बुक ऑनलाइन, तो नॉन फिक्शन और फिक्शन का रेशियो ये गिवन है यहाँ। ठीक है, तो अब देखो सोल्व करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड इन द ईयर 2010 and 2011 together and the total number of books sold through offline mode। तो 10 और 11 में ऑनलाइन और ऑफलाइन का रेशियो बताना है। अब देखो यहाँ 690 का, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो यहाँ 690 का 40%, ठीक है 40%, प्लस फिर यहाँ 720 का 57.5, ये मैंने गलती से लिख दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये 40% ही लो, क्योंकि अगर मैं ही ऐसे करूँगा 100 से डिवाइड करके, आप तो कैसे ही करोगे फिर। ठीक है, और प्लस फिर ये 690 में से माइनस कर देना तो ऑफलाइन आ जाएगी। ठीक है, 720 में से ये माइनस कर देंगे तो ऑफलाइन आ जाएगी। तो अगर 69,000 है ये, ठीक है भाई 690,000, तो ये ऐसे होगा। तो इसका 40% लें तो कितना आएगा, इसका 40% आएगा 1000, 20 4 0 0 4 0 0 4 9 36 3 4 24 और 3 27, ये आएगा भाई। ठीक है, 40% 2 लाख कुछ इतना आएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा ये, तो ये आपका 2,76,000 आ गई, 2,76,000। तो 2,76,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ऑफलाइन में कितनी बचेगी, ये बच गया भाई 000 और 90 में से 76 गया 14, 4,14,000 प्लस। अब इसका लेंगे 720 का 57.5%। ठीक है, तो इसका 50% ले लूँ तो 3,60,000 हो गया। ठीक है, और फिर उसका 7.5%, 5% लूँ तो 720, 3,60,000 का अगर 10% ले लें 7,20,000 का तो 72,000 हो गया। 72,000 का 3/4 करूं तो 54,000। ठीक है, तो ये बन गई 4,14,000, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 720 में से 4,14,000 तो ये बन गई 3,06,000। ठीक है, तो ये रेशियो कितना बनेगा, ये 3 0 हटा ही देता हूँ, रेशियो ही तो बनाना है सबका, 3 0 हटा दी तो 276, 614, 4 2 6 और ये बन गया 690, और ये 3 0, ये बन गया 720। तो 0 से 0, 23 से गया 3,
3 से गया 23, 3 से गया 24, तो रेशियो बनेगा 23:24। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो ये इस तरीके से आपको सोल्व करना था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है और सोल्व करना है पक्का से। ठीक है, मैं आंसर भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको टाइप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है, बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर, एक क्वेश्चन ये होगा, इसका जो आंसर है ये 16 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको सोल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों के आंसर मैंने बता दिए, इनको आपको देख लेना है सही है कि गलत है, लेकिन इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग टाइप करें। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 17 आप कमेंट करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या है। ठीक है, बाकी आपको आंसर मैंने दे दिए 4 क्वेश्चन के। उम्मीद करूंगा कि आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी है। करने को हमने 17 सवाल किए हैं, लेकिन आप याद रखिए इन 17 सवाल में हमने कितने डीआई लिए हैं। हमने हर एक डीआई पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, और प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी होता है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? आपके अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, आप इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो जिस टाइप का पेपर का लेवल है वैसा वैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी स्मूथ होंगी। मैंने टू द पॉइंट बताया आपको, ना इधर की बातें ना उधर की बातें, यही लेवल है, इसी पे प्रैक्टिस करो, आपको यही पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगली मुलाकात परसों होगी सुबह 7 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।